अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। रात आप लोगों की खैरियत से गुजरी है। सुबह आप लोग अपने अपने काम पर नमाज़ें पढ़कर निकल चुके होंगे। खबरें तो आपको पता है कि बहुत सारी होती हैं। पूरे दिन में 3 वीलॉग करने के बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं, जो कि ज़ाहिर है हम अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों के साथ और ख़ास तौर पर अपने दोस्तों के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी 3 वीलॉग जो हैं वो हमारी रूटीन है। कोशिश करते हैं कि 3 वीलॉग किए जाएँ ताकि कोई भी खबर ऐसी ना रह जाए जो आप लोगों तक ना पहुँचे। दोस्तों, कौम ये तो बहुत पहले जान चुकी है कि इमरान खान सरेआम जिन पर इल्जाम लगाता रहा, पर्दे के पीछे इन्हीं के पांव पकड़ता रहा। मसूफ जनरल आसम मुनीर को सोशल मीडिया के जरिए धमकाते नजर आते हैं, स्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे होते हैं, उन्हें हैवान कहते हैं। पसे पर्दा अपने सदर आरफ अलवी के जरिए इनसे मुलाकातों के पैगाम भिजवाते रहते हैं। जी हाँ, एक और अहम इंकशाफ हुआ है। कल रात जनरल आसम मुनीर की ताजर हजरात के साथ इसाक डाहर साहब की मौजूदगी में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने इंकशाफ किया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जी, आर्मी चीफ ने इंकशाफ किया, जो कि जाहिर है ताजर हजरात के साथ एक मुलाकात थी जिसमें इसाक डार साहब भी थी। इसाक डार साहब थे उसमें। वो मैशियत के हवाले से होगी, लोगों को कॉन्फिडेंस देने के हवाले से होगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हो सकती हैं। ज़ाहिर है मुल्क को जिस हालात में इमरान खान छोड़ के गए हैं और साबिक आर्मी चीफ दोनों ने मिलकर जो बुरा बेड़ा गर्क किया है, तो अब अगले आर्मी चीफ को हिम्मत हौसला करना पड़ेगा। ज़ाहिर है उनके अदारे की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, उनके अदारे को कहीं ना कहीं आकर साथ खड़े होकर तो पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन खैर, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो आर्मी चीफ ने इंकशाफ किया है कि जनाब इमरान खान साहब ने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये मुलाकात की कोशिश कई बार की गई है। आरफ अलवी ने कई बार आर्मी चीफ की मुलाकात के लिए कहा, लेकिन वहां से इनकार कर दिया गया है और बड़ा करारा सा जवाब दिया गया है कि सियासी मामलात खुद हल करें, जो कि उनको जाने से पहले उनके साबिक जो दोस्त, भाई, बॉस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सरबराह, बाप, पता नहीं क्या क्या थे, जनरल बाजवा ने भी आखिर दिनों में इमरान खान से यही कहा था कि अपने सियासी मामलात खुद हल करें। अंदाजा करें, एक तरफ जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शला करना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सियासत में दखल अंदाजी की, उन्होंने पता नहीं क्या क्या मामलात किए हैं, तो इसलिए उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो फिर जनरल आसम मुनीर, जो कि इस वक्त ड्यूटी पर है, उनको फिर कह रहे हैं कि आप हमसे मिलें और हमारी मदद करें और अपोजिशन को जेलों में डालें और हमें दोबारा हुकूमत में लेके आए। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा देख रहा है कि मेरे से पहले ने क्या क्या नेकियां की हैं इमरान खान साहब के साथ, उनको कहां से उठाकर डी चौक से उठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दिया और उन्होंने फिर जो चाहा वो किया है। मुल्क को बर्बाद किया, सऊदी अरब को नाराज किया, चाइना को नाराज किया, अमेरिका को, बस दुनिया की हर उल्टा पुल्टा काम किया है, हमारे अदारे को बदनाम किया। और सबसे बड़ी बात, जो हम उनको लेके आए थे, उनके साथ जो उन्होंने जानवर से लेके पता नहीं क्या क्या कहा, मीर जाफर कहा और पता नहीं क्या क्या कहा। तो अब क्या नए आर्मी चीफ साहब अपने पिछले वाले जो आर्मी चीफ हैं उनसे कुछ नहीं सीखेंगे कि यार सियासतदानों में पढ़कर जो इज्जत हमारी हुई है, हम वो इज्जत दोबारा नहीं करवाने चाहते, खास तौर पर इमरान खान जैसे इंसान से। लेकिन अब सवाल यह है कि जनरल आसम मुनीर के इनकार के बाद क्या इमरान खान अपने प्रोपोगंडा सेल के जरिए कीचड़ उछालते रहेंगे? क्या जनरल आसम मुनीर पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाना भी इसी इनकार का जवाब था? कत्ल का जो इल्जाम है वो आप समझ रहे हैं ना, जो कि जो मोईद साहब ने लंदन से बैठकर लगाया कि राणा सनाउल्लाह को कत्ल कर देते हैं और उसका इल्जाम जो है वो इमरान खान पर चला जाएगा। अब जाहिर है कौन कत्ल कर सकता है, कत्ल करने वाले कौन हो सकते हैं, ये तो आपको भी पता है कि जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो अगर फौज कर और अदारे पर ये इल्जाम भी लगवाया जा रहा है, तो क्या उसकी वजह यही है कि वो मिलने से इनकार ही कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान के केसेस पर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करके 13 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान ने अदालत से 2 माह का वक्त मांगा था, यानी अनोखा लाडला खेलन को मांगे आइन, फर्द जुर्म आयद होनी है। और मसूद फरमाते हैं क्योंकि मैं माजूर हूं इसलिए 2 माह की तारीख दे दें। वाह, एक तरफ से वारंट मुअत्तल हुए और दूसरी तरफ से जारी हो गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी गिरफ्तार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को काबिल जमानत वारंट की तमील करवाने का हुक्म दिया और इमरान खान को
14 मार्च को तौहीन इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया गया। दोस्तों ये बड़ी एक तकलीफ वाली बात है कि इमरान खान साहब क्या इस कानून से इतने भारी हो चुके हैं कि 78 से ज्यादा केस उन पर चल रहे हैं और कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनमें उनको सजाएं हो चुकी हैं। फर्द जुर्म आयद होनी है, उसके बाद वो नाहल हैं, वो जेल जाएं 2 साल 3 साल, मतलब उनको सजा सुना दी गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल मीडिया हमारे इस तमाम मामलात को देख रहा होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे इन तमाम मामलात को देख रही होगी? क्या आपको नहीं लगता कि बरादरी जो इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के जो ममालिक आपके मुल्क में जो सरमाया करने चाहते हैं, जो आपके मुल्क में बिजनेस करना चाहते हैं, जो आपके मुल्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्या वो ये नहीं देखेंगे कि इस मुल्क में एक आम इंसान के लिए और एक साबिक वजीर आजम के लिए कानून बिल्कुल एक नहीं है? दुनिया भर में ऐसा होता है कि कानून, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे वो सीएम, पीएम, व्हाटएवर कोई हो, और या आम इंसान हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए कानून ही एक दूसरा बना हुआ है। हर अदारा उनके वारंट जारी कर रहा है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उनको कोई गिरफ्तार करने के लिए भी तैयार नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला साहब, वो फरमाते हैं कि जब मैं चाहूंगा इनको गिरफ्तार कर लेंगे। भाई कब आप चाहेंगे? ये मामला आपके चाहने ना चाहने का नहीं है, ये मामला कानून का है। आपकी अदालतें कह रही हैं कि इनको गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करें। तो यहाँ पे आपके चाहने और न चाहने का कहां से फर्क आ गया? लेकिन एक शख्स अगर मुल्क के हर कानून से इतना तगड़ा हो जाएगा तो याद रखिए आपके मुल्क में कोई आगे सरमायाकारी नहीं करेगा, आपके साथ कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने मुल्क में एक मुजरम को नहीं पकड़ सकते, चाहे वो साबिक वजीर आजम है। इससे पहले मिसालें हमारे सामने, बाप बेटी के साथ 10 दफा गिरफ्तार हुआ है, 200 पेशियां भुगती हैं, लेकिन कानून के सामने सर झुकाया है। चाहे वो केस सच्चे थे चाहे झूठी थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बट एनी हाउ, इधर रोध होकर चौधरी परवेज लाई ने इमरान खान से अपना पार्टी सदारत का नोटिफिकेशन तो जारी करा लिया, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद फटा पड़ गया। सोशल मीडिया पर इमरान खान के यूथिया इमरान खान पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान को गालियां निकाल रहे हैं। जो परवेज लाई को खुद कहता था, वो जनरल बाजवा के कहने पर पीटीआई में आया, वो कैसे हमारा सगा हो सकता है? कोई ये कह रहा है कि परवेज लाई के वजीर होते हुए इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है, तो फिर परवेज लाई पर कैसे यकीन किया जाए? और पीटीआई के सबसे बड़े तर्जमान इमरान रियाज खान उर्फ गिल्ला तीतर ने परवेज लाई को सदर बनाना इमरान खान की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। अब शायद वो इसलिए कह रहा है कि इसका पीटीआई में मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, या फिर मोनसलई से लड़ाई की वजह शायद यही है कि उनको नजर आ रहा है कि यार मैं इस बाप बेटे पर जो तनकीद कर रहा हूँ, इसके बेटे के साथ जो मेरी लड़ाई चल रही है, और मैं तहरीक इंसाफ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, या इमरान खान साहब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे ही दुश्मनों को, मोनसलई के बाप को अपना सदर बना लिया। ये तो बड़ी कमाल की बात होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में गिले तीतर को अंदर से तकलीफ ये है। अब शायद लेकिन अंदर की खबर यह है कि परवेज लाई पार्टी को हाईजैक करने आया। परवेज लाई पीटीआई में इन हो चुका तो समझे इमरान खान बहुत जल्द आउट होने जा रहा है। आउट से मुराद पहले नाहल होगा, फिर जेल जाएगा, परवेज लाई पार्टी को हाईजैक करेगा, और वाकई ये इमरान खान की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दूसरी तरफ चौधरी परवेज लाई ने कमर कस ली है। खबर है कि चौधरी शहजाद हुसैन की सरपरस्ती में मुस्लिम लीग काफ को मजबूत फाल बनाने पर तेजी से काम जारी है। जल्द ही अहम शख्सियात इस जमात का हिस्सा बनने जा रही हैं, जो हर तरह की इल्लत, बुराई, जेल साजी से पाक, नशा तो बिल्कुल नहीं करती। ये शख्सियात इंतहाई अच्छी शोहरत और ईमानदारी की हामिल हैंगे। अगली खबर यह है कि चौधरी साहब जो है, इलेक्शन है ना, वो पीएमएलएन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मतलब ये पीएमएलएन और चौधरी शहजाद जो है, ये सीट एडजस्ट करके इलेक्शन लड़ेंगे, या हो सकता है कि एक ही अपने जो उनका पार्टी का निशान है उस पर इलेक्शन लड़े। लेकिन खबर यह है कि इलेक्शन इस दफा पीएमएलएन और पीएमएलएन काफ इकट्ठा लड़ना जा रहे हैं। जजेस के एहतसाब के हवाले से पार्लियामेंट से एक अहम इकदाम किया गया, लेकिन अभी भी ये छोटा कदम है, इससे आगे निकलना होगा। खैर, पहला कतरा ही सही, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के बजट के ऑडिट का हुक्म दिया है। पीएससी ने एक माह में अदलिया के जजेस की तनख्वाहों, मराआत और प्लाटों की तफसीलात तलब की हैं। इससे कबल पीएससी ने आला अदलिया की मराआत के हवाले से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर ऑडिटर जनरल ने बताया था उन्हें रिकॉर्ड तक रसाई नहीं रही। अजलास से दोबारा मामला उठाया गया। चेयरमैन पीएससी ने एक माह में आला अदलिया के जजों की तनख्वाहों, मराआत और प्लाट की तफसीलात तलब कर ली है। रिटायर्ड जजेस और जनरलों को मिलने वाली मराआत का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने वज़ीर आज़म, फौजी सरबराहान और जजेस को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ये बहुत अच्छा कदम है। जजेस से पूछना चाहिए कि इतनी जायदाद कहाँ से आई। जैसे जस्टिस काजी फायज ने रसीदें जमा कराई हैं, वैसे बाकी जजों से भी पूछना चाहिए। और ये गुनाह नहीं है, किसी भी तरह गुनाह नहीं है। जजेस को तो खुद करना चाहिए। देखें, ये नए दौर के पुराने खलीफा हैं, ये नए दौर के पुराने
قاضی ہیں جن کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، جس نے اپنے سارے اثاثے جو دکھا دیے کہ بھائی میں اتنا بے ایمان ہوں، اتنا میں ایماندار ہوں، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری تنخواہ ہے، اتنا میں کما رہا ہوں اور اتنا میں ٹیکس جمع کروا رہا ہوں. لیکن یہاں پہ ججز 4 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں، بچے ان کے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، ان کی شادیوں پر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، ان کی شادیوں پر ان کی بچوں اور بچیوں کے کپڑے ہندوستان سے سل کر آ رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. پوری دنیا کا ٹور کرنے نکلتے ہیں بابا جی، ایک جج جو ریٹائرڈ ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے، ان کی جائیدادیں، ابھی ایک جج پر الزام ہے، پرویز لے کے ساتھ ان کی گفتگو پکڑی گئی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مقدس گائے ہیں، ان کا نام لینے گناہ بن چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس ملک میں جتنا ایک غریب عوام سے پوچھا جا سکتا ہے، جس طرح ایک پولیس جو ہے وہ کسی رکشے والے کو یا کسی گاڑی والے کو یا کسی ریڑھی والے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں یا ان کا گریبان پکڑ کر ان کو حوالات میں پھینک دیتے ہیں، یہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے وہ جج ہے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن یہاں پر پرابلم ایک اور ہے. اس ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب قانون پر عمل درآمد میں ہیلپ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، ہر جگہ بدماشی کریں گے، تو پھر عام انسان بھی وہی کرے گا. اور حق ہے عام انسان کا. جب قانون بنانے والے وزرائے اعظم تک جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو پھر میرے خیال میں جو عام انسان ہے وہ بھی سوچے گا یار میں کیوں قانون پہ عمل درآمد کروں. تو جہاں تک اس کا پنجابی کے اندر دا لگے گا وہ بھی اپنا دا لا لے گا. میرے خیال میں اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن قانون پر عمل درآمد کیے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم ترقی کر سکے. تو پاکستان تو کم از کم بالکل بھی نہیں کر سکتا ترقی. جو پاکستان کے مسائل ہیں ان میں قانون کے عمل درآمد بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے یہ کام عمران خان کہا کرتا تھا کہ مجھ سے شروع کرنا چاہیے. ہمیں عمران خان جو بتاتا رہے انگلینڈ کی عدالتیں، انگلینڈ کے قانون، اب باری آئی ہے عمران خان صاحب تو وہ آگے آگے. کبھی وہ کہتے ہیں مجھے بواسیر کی بیماری ہے، کبھی وہ کہتے ہیں میری ٹانگ نہیں ٹھیک، کبھی وہ کہتے ہیں میں گر گیا تو میں 10 سال تک کھڑا نہیں ہو سکوں گا. نہیں سر، آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہوا. ہم آپ کے مخالف صحیح، ہم آپ کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کی باتیں تو ہمیں سنتے ہیں نا، آپ کی باتیں تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے نا. اگر آج آپ گرفتاری دیتے اور کہتے جی میں آ گیا ہوں، رکھیں پکڑیں مجھے، کون سی بڑی بات ہے. نہ مفتاح اسماعیل بھاگا، نہ شاہد خان عباسی بھاگا، نہ نواز شریف بھاگا، نہ مریم نواز بھاگی، نہ شہباز شریف بھاگا، نہ حمزہ شہباز بھاگا. تو سر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کی حکومت میں کم از کم 100 قیدی رہے ہیں جیلوں کے اندر اور ایسی سزاؤں میں رہے ہیں جو کبھی انہوں نے جرم کیا ہی نہیں تھی. عمران خان صاحب قانون پر عمل درآمد بنا کر مثال پیش کریں. جو آپ مثالیں نیلسن منڈیلا کی دیتے ہیں، جو مہاتیر محمد کی دیتے ہیں، جو آپ بڑے بڑے صحابہ اکرام کی مثالیں دیتے ہیں، جو آپ ننگے پیر مدینہ جب پہلی دفعہ گئے تھے، وہ ڈرامے نہ ثابت کریں کہ آپ سچے دل سے اس ملک کے قانون کی احترام کرتے ہیں. مجھے امید نہیں ہے آپ سے عمران خان صاحب، آپ کی مجبوریاں آڑے آتی ہیں کیونکہ آپ کو ورزش کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات دوستو آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. عمران خان صاحب فنش ہو چکے ہیں، بس آخر میں یہی کہوں گا.